अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। तन मुल्की मईशत और सालमियत जहां दीगर नापैद मसाइल से दो चार हैं, वहीं सैलाब की तबाहकारियां भी जारी हैं। गुजरे हुए सालों की तरह इस साल भी सैलाब मुल्क में तबाही का पैगाम लेकर आया है। इस साल भी सैलाब की तबाहकारी से ज़रई फसलों और मुल्की मईशत को शदीद धचका लगने का खतरा है। महकमा मौसमियात और NDMA की जानिब से मुतासरा इलाकों में कबल अज वक्त आगाही की बिगल तो बजा दी गई है, लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि सैलाबी तबाही से बचाव के लिए कोई मौसर हिकमत अमली अभी तक मुरतब नहीं की जा सकी है। हमें हमेशा ये बात सुनने को तो मिलती है कि इस तबाही का सबब हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की जानिब से अपने डैमों से इजाफी पानी पाकिस्तान के दरियाओं में छोड़ना है, जिससे हमारे डैमों में पानी का तनासुब खतरनाक हद तक बढ़ जाता है, जिससे तबाही फैलती है। लेकिन इस पानी से बचाव के लिए हमने क्या इंतजाम किए हैं या कर सकते हैं, ये एक सवाल है। इस हवाले से सबके लब हम देखते हैं कि हमेशा सिले ही रहते हैं। बदहाल मईशत, दहशतगर्दी की काफरियत, सियासी अफरा तफरी, IMF के प्रोग्राम के बाइस मुख्तलिफ टैक्सेस ने पहले ही अवाम का जीना दोभर कर रखा है और अब एक और मिनी बजट लाने की तैयारी की जा रही है। इत्तलात के मुताबिक मिनी बजट में अवाम पर 51 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे और ये जाहिर किया जा रहा है कि शायद इस तरह की कोई वर्किंग ऑलरेडी हो चुकी है। ऐसे में कुदरती आफत का सामना अवाम के लिए क़यामत सुगरा से कम नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि आज अवाम को जिस क़यामत सुगरा का सामना है, इसमें हमारी अपनी कोताही और हठधर्मी कितनी शामिल है। क्यों हमने पेशबंदी करते हुए नकासी आपके निजाम को ठीक नहीं किया? क्यों मुल्क में बरवक्त डैमों की तामीर नहीं की गई? बरवक्त फैसले ना करने के बाइस आबैल मुझे मार के मिसदाक अब हमें हौलनाक सैलाबी तबाही का सामना है। अगर हमारे पास पानी जमा करने का बड़ा जखीरा मौजूद होता, पानी के अखराज और इस्तेमाल का माकूल इंतजाम होता, तो शायद हमें इतनी तबाही का सामना ना करना पड़ता। जब सैलाब आता है तो हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ मुहैया करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इमदादी काम किए जाते हैं और आने वाले वक्त में सैलाब से बचाव की मुमकिना पॉलिसी वजह करने के ऐलानात भी सामने आते हैं। लेकिन ये सब उसी वक्त तक के लिए होता है जब तक हमें जमीन की सतह के ऊपर सैलाबी पानी नजर आ रहा होता है। जैसे ये पानी जेर जमीन जाता है, हम रिवायती अंदाज अपनाते हुए सैलाब और उसकी तबाहकारियों को तारीख का किस्सा समझकर भूल जाते हैं। लेकिन याद रखें कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासर होने वाले पहले 10 ममालिक में शामिल है। यानी हर गुजरता साल हमारे लिए मजीद हौलनाक सूरत हाल इख्तियार करता जाएगा अगर हमने अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए बर वक्त इंतजाम ना किए, जो कि लग रहा है कि हम नहीं कर रहे। यही इशूज और इनसे जुड़े कुछ मामला जिस तरीके से सियासी गवर्नमेंट्स इस वक्त हैंडल कर रही हैं, सूबाई जो हुकूमतें, उनके किरदार और वफाकी हुकूमत का किरदार, इस सारे मामले के अंदर ये कुछ इशूज हैं, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हैं, एंकर पर्सन है हमाद हसन साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। माशी एक्सपर्ट हैं, फूड सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर काशिफ सालिक मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सजाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। सजाद मीर साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं। जो इस वक्त सारी सिचुएशन अनफोल्ड हुई है सर पंजाब के अंदर, एक आफत है कुदरती, उसका मैग्नीट्यूड शायद पूरे तरीके से प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं होता, ये बात भी हम समझते हैं। लेकिन सर कहीं ना कहीं क्या आप समझते हैं कि हमारी जो कोई नाअहली है, इंतजामी नाअहलियां हमारी, उनको भी बेनकाब किया है इस क्लैमिटी ने? सबसे पहली बात तो ये है कि हम कोई ना कोई बहाना तलाश लेते हैं। बस इस बार बात शुरू की कालाबाग डैम की या डैमों की, तो बनना चाहिए। असल बात तो ये है, लेकिन सिंध के लोगों ने कहा कि ये कहाँ बात छेड़ दी आपने, सिंध में तो पानी नहीं आया। ये दुरुस्त कहते हैं, इस बार उतना पानी नहीं था कि कालाबाग डैम या दूसरे डैम की बात की जाती। लेकिन बात यह है कि ये कोताहियां हैं हमारी जो हमारे गले पड़ी हुई हैं। हमने डैम नहीं बनाए, बिल्कुल शक से नहीं है। हमने दरियाओं पर जो पुरानी गुजरगाहें थी, उन गुजरगाहों को समझा कि अब वो खाली बंजर जमीनें हैं, वहां कॉलोनियां बना ली। लाहौर में देखें, रावी के किनारे पर एक साबिक वजीर आजम ने यह कहा कि तो गंदा नाला है और वहां एक बड़ी ही शानदार किस्म की बस्ती बसाने का ख्वाब देखा गया। और जब बस्ती तो कब बनेगी, वहां जो बड़े महंगे दामों वहां जमीन बेचकर लोगों ने अपने घर बनाए, वो सारे पानी में डूब गए। सबसे ज्यादा पानी में डूबा तो वो इलाका डूबा। अब कहा जा रहा है कि वहां तो जनाब एक बंद बनना चाहिए, उसके ऊपर ये होना था, वो होना। किया क्यों नहीं आपने? यानी बहुत सी कोताहियां हमारी हैं। हम पैसे ले लेते हैं और वहां ये तो पैसे लेके घर बनाते हैं ना जी। गिलगित बल्तिस्तान का ये मामला है, बेचारे गरीबों ने जहां जगह मिली घर बना ली है, किसी ने रोका नहीं कि ये तो पानी की गुजरगाहें हैं, ये तो वो जगह हैं जहां दरख्त काट लिए हमने, उनका पडेला आएगा, पत्थर पहाड़ हमने वो भी काट लिए हैं, उनके पत्थर यहाँ आएंगे, उनका पानी की तूफान यहाँ आएगा और लोग जो डूब मरेंगे। हमने कुछ नहीं सोचा। अब हम सीख रहे हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं, अगला साल आएगा हम यही तकरीर करेंगे।
बात ये है कि पानी का मसला हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है, जिसमें आज कोई जरूरत है, कल कुछ जरूरत होगी। डैम बनाना हमारी जरूरत है और इन दरियाओं के किनारों को, बंदों को मजबूत करना और इनकी गहराई को कायम रखना, ये भी हमारी मजबूरी है। ये भी हमारी जरूरत है कि इनके रस्तों में बस्तियां आबाद न की जाए। बाकी बहुत से मसाइल ऐसे हैं, यकीनन इंडिया उसको हमें ब्लैकमेल भी कर सकता है, तंग भी कर सकता है। हम जो बहुत नारे लगाते थे कि हमने इंडिया की ऐसी तरक्की करती, उसने गालिबन ये सिंध ताश के माहदे को खत्म करने का जो ऐलान किया था, उसने पहला बदला हमसे ले लिया है। हाँ। और बदला ये लिया है कि पानी अपनी मर्जी से छोड़ा और हमें इतला नहीं दी, इतला दी तो सफारती ज़राए से दी। तो किस्सा ये है कि हमें अपनी इन तमाम बातों पे गौर करना होगा और सिर्फ नारे लगाने से बात नहीं बनेगी। बिल्कुल, खाली ये कहना कि कुदरती आफत है जो कि है उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा, उससे बात नहीं बनेगी। कुछ इंतजामात तो अगर हमने कर रखे होते तो फिर समझ में आती कि चले शायद आफत बहुत बड़ी थी, हम मैनेज नहीं कर सके, पर हम करते ही कुछ नहीं है। मैं जरा हमाद साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। सर, कितनी इंतजामी नाअहली आपको सारे मामले के अंदर नजर आ रही है? जो एक बात अभी मीर साहब कर रहे थे ना, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने ये भी कहते हुए सुना, एंड आई थिंक आप एग्री करेंगे कि ये तयन करना पड़ेगा कि सैलाब आबादियों तक गया या आबादियां सैलाब के पास खुद ही आ गई, पानी के रास्ते में आई और पानी ने फिर अपना रास्ता वापस क्लेम कर लिया। बहुत शुक्रिया यशफीन। देखिए, कुदरती आफात पूरी दुनिया में आते हैं और पूरी दुनिया अपनी इंतजामी सलाहियत के मुताबिक उससे निपटती भी है। यानी अमेरिका इंतहाई एडवांस मुल्क है, लेकिन लॉस एंजल्स में आग लगी तो कई हफ्ते लगे उनको बुझाने में, कंट्रोल करने में। अब खैबर पुख्तनख्वा में क्लाउड बस्ट हुआ, 5 अजला शदीद मुतासर हुए, उनकी अपनी इंतजामी सलाहियत थी, पंजाब की अपनी इंतजामी सलाहियत है। लेकिन इंतजामी सलाहियत क्या है? ठीक है, टीमें बनी, इंतजामिया बड़ी अलर्ट रही, वज़रा भी घूमते रहे, रिलीफ भी देते रहे, लेकिन पहले तो आप उस बुनियाद पे आ जाए जहां से मसाइल बने। मैं मिसाल देता हूँ रूडा की। रूडा बिल्कुल उसका जो मास्टर प्लान था उसमें ये था कि प्रोटेक्शन वॉल बनेगी, जो नहीं बनाएगी। प्रोटेक्शन वॉल क्यों नहीं बनी? रूडा का जो मौजूदा सरबराह है ये इमरान खान दौर में लाए गए थे, आज भी अपने ओहदे पर बैठे हुए हैं और मैंने उनको सुना है उनके पास कोई प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन नहीं है कोई इस बात की कि वो समझा नहीं पा रहे, क्यों नहीं पा रहे। तो भाई वो अपने ओहदे पर क्यों बैठा है, उससे क्यों नहीं पूछा गया? कोई अदालत उनको बुलाए, पूछ ले कि हाँ भाई आपकी जिम्मेदारी थी, आपने अपनी जिम्मेदारी कहां तक पूरी की। ठीक है, एक वक्त में ये बात, बल्कि मैंने ये बात की थी कि पहला जो उसका सरबराह बनाया गया था वो बनीगाला का ठेकेदार था, लेकिन फिर उसको हटाया गया, इनको लाया गया कि इनका बड़ा तजुर्बा है। तो तजुर्बा ये था कि पूरा लाहौर डब हो गया। अगर आप यहाँ पर हाउसिंग स्कीम बना रहे हैं, उसके मास्टर प्लान में पहले से ये शामिल है कि प्रोटेक्शन वॉल बनेगी। प्रोटेक्शन वॉल बनने से पहले हाउसिंग स्कीम क्यों बने? यानी ये इंतजामी नाकामियां हैं और ये सिर्फ इस हुकूमत पे हम नहीं धर सकते। यानी गुजरात डूब गया, ये चौधरी खानदान तो गुज़श्ता कई अशरों से इक्तदार में है। वो भी गिले कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे कुछ मंसूबे थे जो इस गवर्नमेंट ने आके खत्म कर दिए, ना खत्म करते तो ये ना होता। आपके मंसूबे तो मैंने परवेज लाई तो अभी वज़ीर आला थे ना, आप तो 70s में भी चौधरी ज़हूर लाई साहब मेंबर कौमी असेंबली थे। तो आपका तो एक खानदान गुज़श्ता 50-60 साल से इक्तदार में चला आ रहा है। ये बहाने नहीं चलते यशफीन, हमें हकाइक पर आना होगा। अब जो इंतजामी सलाहियत पंजाब की थी वो कैपेसिटी बहुत कम थी, लेकिन सारा इल्जाम भी हम मरियम नवाज पर नहीं धर सकते। उनसे पहले जो हुकूमतें थी उन्होंने क्यों बिल्ड नहीं किया, उन्होंने क्यों इंतजामी सलाहियत नहीं बढ़ाई, उन्होंने क्यों, पंजाब चूंकि एक मैदानी इलाका है, फ्लड आता है, अब 10 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी भी आया। तो जब 10 लाख क्यूसेक पानी आया तो इससे पहले भी 8 लाख 7 लाख 6 लाख क्यूसेक पानी आता रहा। तो वो हुकूमतें कहाँ है? उन तमाम लोगों को पकड़े, उनको कटहरे में खड़ा कर दे कि हाँ भाई आपके सामने सब कुछ था कि पंजाब मैदानी इलाका है, दरियाओं का फैलाव हो जाता है, आबादियां हैं, करीब शहर हैं, बस्तियां हैं, कस्बे हैं, वो सारे डूब जाएंगे। आपने क्यों इंतजामात नहीं किए थे? आपके खिलाफ करप्शन के मामलात हो तो अरबों अरबों के निकल आते हैं, लेकिन जब अवाम को रिलीफ देना, उनको बचाना, उनको प्रोटेक्ट करने का मामला हो, फिर आपकी कारकर्दगी कोई नहीं होती। चले, एक तो हो गया ना कि प्रीएम्प्टिव हमने मेजर्स नहीं लिए, अब डील कैसे करें इस पर भी बात करते हैं। मैं पहले थोड़ा सा डॉक्टर साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। सर, थोड़ा सा एक पहले ब्रीफ ओवरव्यू, फिर मैं आपसे स्पेसिफिकली मईशत पर भी बात करूंगी कि आपके ख्याल में कुदरती आफत या लैक ऑफ प्लानिंग
जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान हुआ है? खाली कुदरती आफत का फैक्टर है, ये लैक ऑफ प्लानिंग इन्वॉल्व है सारे मामले के अंदर? जी बहुत शुक्रिया अफशीन। मैं तो समझता हूँ कि ये कुदरती आफत नहीं है, ये एक ब्लेसिंग है जो कि मिसमैनेज्ड हुई है। फ्लड्स जो हैं इंडस सिविलाइजेशन में सेंचुरीज से आ रहे हैं, और फ्लड्स की वजह से हमारी ये सिविलाइजेशन कायम है, पाकिस्तान भी कायम है। आपका 90% इरिगेशन जो है वो आर्टिफिशियल इरिगेशन, ये कैनाल सिस्टम से आता है, और ये सारा पानी इधर से आता है। जो आप ग्राउंड वाटर आप एक्सट्रैक्ट करते हैं वो भी इधर से ही रिचार्ज होता है, तो आप निकाल सकते हैं। तो फ्लड से उसको नेगेटिव पोर्ट्रे करने की बजाय उसको पॉजिटिव साइड पे इस सेंस में देखें कि ये हमारे एग्रीकल्चर के लिए, हमारी लाइवलीहुड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसको जो मिसमैनेज होता है, जो आपने बात की कि बर वक्त फैसले नहीं, गलत फैसले होते हैं। हमारे पास जो डाटा है वो उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसको डिसीजन मेकिंग में कैसे करना है, वो सब मैकेनिज्म स्मॉल हैं। कोऑर्डिनेशन के इश्यूज हैं, पर्टिकुलरली जब आपको पता था कि कश्मीर में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर बारिशें 500 मिलीमीटर से ज्यादा हो रही हैं, और वहां पे उनके फ्लड गेट्स जो हैं वो 2-3 महीने पहले ये प्रिडिक्शंस भी आने लग गई थी कि हाँ। और अभी जो प्रेडिक्शंस हैं कि अगले साल का जो मानसून होगा वो 30% इससे ज्यादा अग्रेसिव होगा। तो सब ये इंफॉर्मेशन हैं, तो कौन बैठ के डिसाइड करेगा? सबसे बड़ा चैलेंज ये है, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। लेकिन जो बात अभी आप कर रहे हैं सर, हम वी आर इन एग्रेरियन इकोनॉमी, लेकिन हमारा पहले ही एग्रीकल्चर का शोबा वो था, नुकसान में जा रहा था, उनके बहुत सारे मसाइल थे। अब तो सर खत्म हो गया पंजाब में, तो मतलब आई थिंक कुछ बचा ही नहीं है। अभी 10 दिन है जो गवर्नमेंट असेसमेंट करेगी, लेकिन अगर अभी जो इनिशियल असेसमेंट्स आई हैं उसमें तो पाकिस्तान का, पंजाब का कोई 4% क्रॉप लैंड जो है वो सबमर्ज्ड हुआ है। हाँ, एरोड हो गई, बाउंड्रीज खत्म हो गई हैं। इस बुनियाद के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फूड सिक्योरिटी का चैलेंज आएगा। ऑफ कोर्स अभी हम तकरीबन 48% हमारा फूड इनसिक्योरिटी है, जो इंक्रीज होगी, वो डिक्रीज नहीं होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स जो चैनल्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट हैं, जो वैल्यू चेन और जो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो चैलेंजेस आएंगे, उसकी वजह से आपकी फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगी। बलूचिस्तान में तो ऑलरेडी क्राइसिस का जो है वो बन गया, वहां पे शॉर्टेज रिपोर्ट हो रही है, डबल हो जाएगी, और प्राइसेस रॉन्ग मार्केट सिग्नल्स की वजह से आपकी फूड इन्फ्लेशन होगी, और जो आपकी जो ट्रांसपोर्ट की एक्सेस है, नहीं रॉन्ग सिग्नल्स की वजह से या शॉर्टेज की वजह से? शॉर्टेज नहीं होगी, मेरी अपनी, हाँ शॉर्टेज नहीं होगी, लेकिन फसलें अभी जो सिंध में कोई मेगा फ्लड नहीं आया जिसकी वजह से उनकी क्रॉप्स तबाह हो जाएंगी, क्योंकि सैलाब जो है पंजाब में फैल गया, और फैल के जो उसकी इंटेंसिटी थी वो सिंध में, लेकिन पंजाब में मैं आपको बताऊं, पंजाब में ड्रेनेज के इतने इश्यूज नहीं है, पानी आता है और गुजर जाता है। इस दफा नहीं हुआ ना सर ऐसे, ये भी वन ऑफ था कि नहीं हुआ। सिंध के अंदर पानी तकरीबन 6 महीने, अगर सिंध के अंदर, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा एक बताऊं, क्योंकि इस दफा नॉर्थ में और पंजाब के में सबसे ज्यादा बारिशें हुई, सिंध में कोई बारिश नहीं हुई, सिर्फ वो रिसीव कर रहा है फ्लड वाटर जो कि ऊपर से आ रहा है, और वो फ्लड वाटर जो कि फैल गया, और वो उसकी जो इंटेंसिटी कम हो गई है। अगर ये इंटेंसिटी, उसमें रेनफॉल भी सिंध में ऐड हो जाती तो लाजमी तौर पर उनकी वेजिटेबल्स, वो क्रॉप्स जो है वो डैमेज होनी थी, चाहे वो टमाटर जो भी है। फिर वो जो चैनल्स डिस्टर्ब होने थे, उसकी वजह से आपका जो फूड ट्रांसपोर्टेशन है उसमें, लेकिन अभी जो है फूड जो है इन्फ्लेशन जरूर बढ़ेगी ऑफ कोर्स, और वो बढ़ चुकी हुई है, आपकी ऑलरेडी हो रही है। चलिए इस पे बात करते हैं, मुझे ब्रेक लेने का कहा जाए, ब्रेक से वापस आके थोड़ा सा जो फूड शॉर्टेज हो सकती है या किसी किस्म का कोई क्राइसिस हो सकता है खुराक का, इस पर बात करेंगे, व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते हैं जो ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से, तो जादवी साहब से थोड़ा सा आपका इसके ऊपर क्या तज्जिया है? हम ये जो बात अभी कर रहे थे कि वी आर इन एग्रेरियन इकोनॉमी, हम एक ज़राई मुल्क हैं, लेकिन सर हमारी ज़राअत का जो हाल है और ज़राई शोबे में ग्रोथ का जो हाल है, वो मेरे ख्याल है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, पहले भी। अब इस क्लैमिटी के बाद आपको नहीं लगता कि ये शोबा और भी बुरी तरह से हिट होगा? ना सिर्फ कीमतों में इजाफा होगा बल्कि किल्लत भी हो सकती है। डॉक्टर साहब का इसके ऊपर एक और ओपिनियन है, आप इसको कैसे देखते हैं? बात यह है कि आप जरा सब्जी मंडी चली जाएं, जहाँ रोज का जो आप सब्जियां मंगाते होंगे अपने घर के लिए, उनकी कीमतों का अंदाजा कर, सारी सब्जियां तबाह हो चुकी हैं जो भी उगाई जाती थी के माहौल में, और आपको शहरों में सब्जियों की कीमत दुगनी तिगनी होती नजर आती है, और बिल्कुल नजर आता है कि महंगाई पैदा हो गई है। असल चीज है बड़ी फसलों की, जो बड़ी क्रॉप्स है हमारी, गंदम की है, वो तो अभी इस वक्त काश्त नहीं हुई थी, लेकिन चावल काश्त हो चुका है और सारी सूरत हाल है, और फसल खासी हद तक तबाह हुई है। गंदम का क्राइसिस आपके यहाँ पैदा होगा, चावल का पैदा होने का मतलब है कि आपका फार्म एक्सचेंज पर असर पड़ेगा, और गन्ने की फसल भी तबाह हुई है,
उसके नतीजे के तौर पर हो सकता है कि चीनी का बहरान जो पहले ही पड़ा हुआ है वो बढ़ जाए। ये सारी चीजें मौजूद हैं और हम कहते हैं जी हम उनको मदद कर देंगे, 20 लाख हजार उनको दे देंगे, 1 लाख उनको दे देंगे, 2 लाख उनको दे देंगे, लेकिन इससे ग्रोथ नहीं होती। काश्तकारों को आप अगर फायदा पहुंचा देंगे तो आपने नहीं पहुंचाया, पहले ही बहुत उन पर पाबंदियां लगाई हुई हैं, गंदम की कीमत खत्म करके और उनके लिए बड़ी मसाइल पैदा किए हुए हैं। तो ये सारी सूरत हाल एक तरह से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसका हमें अंदाजा लगाना चाहिए और यकीनन ये बात होगी कोई फूड सिक्योरिटी का मसला चाहे पैदा ना हो, लेकिन यकीनी तौर पर तमाम फसलों के लिए चावल भी, गन्ना भी, मकई भी और गंदम भी, ये सारी चीजें जो है आपको आने वाले दिनों के लिए अंदाजा होगा कि हमारी पूरी इस सनत पर, हमारे फॉरेन एक्सचेंज पर भी और कितने असरात इसके मतलब हो रहे हैं और कितनी इफेक्ट है हमारी हुकूमतें सर इसको हैंडल करने के लिए, अगर खुदा न खास्ता यही इफेक्ट आता है जो हम इस वक्त कैलकुलेट कर रहे हैं। ये हमारी हुकूमतें हैंडल करने के लिए कोई बड़ी प्लानिंग नहीं कर रही, सीधी बात ये है। और उनका जो प्लानिंग डिवीजन है वो ये सोच रहा है कि जिनके नुकसान हुए हैं उनको कैसे कंपनसेट किया जाए। और बिलावल भुट्टो कहते हैं जी बेनजीर फंड से पैसे दे दिए जाए, जैसे बेनजीर ने अपने जाती जेब से फंड बनाया हुआ है, फिर वफाकी हुकूमत के पास इसके सिवा है क्या मदद देने के लिए? ये फंड है और फंड पाकिस्तान के ये जो हमारा डेवलपमेंट बजट है उसके बराबर का फंड है और इसी में से मदद देंगे और आपके पास फंड नहीं है। इस तरह की सियासी किस्म की बातें, पॉइंट स्कोरिंग की बातें की जा रही हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत को उनकी मदद तो करना पड़ेगी, लेकिन ये प्लानिंग भी करना पड़ेगी कि कंपनसेट कैसे किया जाए, कैसे किया जो जाए डैमेज हो चुका है फसलों को, और फसलों को बेहतर करने के लिए और माजी के मुस्तकबिल के लिए क्या इंतजाम किए जाए। ये जो बात अभी आपने जी सर, आप जो बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब की शिकायत की जो आप बात करें बेनजीर इनकम सपोर्ट सियासी वो सामने मेरे मुंह में आ गया। अभी रूडा का मैंने नाम ही लिया था, उन्होंने नाम भी ले दिया। लेकिन जो सारे काम देखे ना, ख्वाजा आसफ कहते हैं कि 3 नाले बह गए और उसके साथ हमारी सियासत भी बह गई। बिल्कुल ये सब नाले बहे वहां। सियालकोट जैसे शहर में अगर ये नाले बह जाएं और वो भी साफ न किए जाए और उस पर काम न किया जाए, वो आपने कार्ड बहुत चलिए मैं आपकी जाने दोबारा आती हूँ सर, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब की तो बेबसी के ऊपर बस वही बात है, कुर्बानी जाने का दिल चाह रहा था, क्योंकि जिस तरीके से कितने सीनियर सियासतदान, डिफेंस मिनिस्टर, और फिर जो वो बेबसी का मुजाहिरा या इजहार कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, गलत सड़कें बनाई, पता नहीं क्या किया, मैं मना करता रहा लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। तो मेरा ख्याल है कि ये शायद हमारी सारी पॉलिटिक्स को, मुल्की को सम अप करता है। हमारे साहब, ये जो अभी यहाँ पर बात हो रही थी, बिलावल साहब ने एक और भी बात सामने रखी और प्रोटेस्ट करी है पीपल्स पार्टी। खबरें आ रही हैं सर कि एक मिनी बजट लेके आने की तैयारी है, 51 अरब के नए टैक्सेस जो है वो लगाने की हुकूमत तैयारी करी है। पीपल्स पार्टी का मौकफ ये है कि हम एक नेचुरल क्लैमिटी हिट मुल्क हैं, हमें दुनिया से अपील करनी चाहिए डोनेशन के लिए। ये क्या तरीका कार है कि ऑलरेडी जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनसे और टैक्स निकलवाएं? नेचुरल क्लैमिटी पे आप दुनिया से अपील कैसे करेंगे? डोनेशन की बात नहीं, डोनेशन कैसे मांगेंगे? 2022 आपकी कारकर्दगी क्या है? आपने क्या क्लाइमेट के हवाले से कुछ परफॉर्मेंस दिखाएंगे? वो पूछेंगे ना कि आपने क्या किया। आपने सारे जंगल उखाड़ दिए, सारी लकड़ियां काट दी, क्लाउड बस के लिए, सैलाबों के लिए रास्ता हमवार कर दिया, ये दिखाएंगे। सोनामी बिलियन ट्री, अरबों का मंसूबा था, ये दिखाएंगे कि एक दरख्त भी दिखाई नहीं देता, वो पैसे हड़प कर लिए गए। देखिए, जब आप आलमी इदारों के पास जाते हैं ना, तो वो आपसे कारकर्दगी मांगते हैं। पहले ये पूछेंगे कि हाँ भाई, आप क्लाइमेट के हवाले से आपने किया है, हमने किया है। 2022 का ट्रैक यानी जो अभी सजाद मीर साहब बात कर रहे थे रूडा की जी, जब ये रूडा का मैं थोड़ा सा उसको स्टडी कर रहा था, जब इसका मास्टर प्लान आया था, इसमें 3 चेक डैम्स भी थे कि जब वो फ्लड आएगा तो उसमें से पानी अलग करके उसको स्टोर किया जाएगा, वो फिर इरिगेशन के लिए और दूसरे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हम वो नेमत हो सकती है उसको नेमत बना देते हैं। किधर है वो चेक डैम? और ये हुआ कि प्रोटेक्शन वाल भी नहीं बनी, ये हुआ कि इंक्रोचमेंट हो गई और दरिया के अंदर हाउसिंग स्कीमों को लेके गए। तो फिर भाई आप किस लिए बैठे हैं? रूडा का जो चेयरमैन है या डीजी है, जो भी है, फिर आपको किस लिए लाया गया था? आप कहते हैं कि मुझे बाहर से बुलाया गया। किस लिए बुलाया? इसलिए बुलाया गया था। इससे तो अच्छा था कि एक आम इंजीनियर को बिठा देते, कम से कम कारकर्दगी तो दिखाते। तो देखिए, जब आपकी ये कारकर्दगी हो सारी,
तो फिर आलमी। अच्छा सर, एक तरफ कारकर्दगी, दूसरी तरफ ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स कैसे हैं हमारी हुकूमत के? बड़े मियाँ साहब जो हमें बताया जाता है कि सब कुछ सुपरवाइज करते हैं, वो जब भी कोई ऐसा मसला होता है वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, वो बरतानिया चले गए हैं। छोटे मियाँ साहब कतर, मेरे ख्याल है इसहाकडार साहब भी जाते तो बहुत काफी था। वो तो वैसे भी ऐसा लग रहा था कि कोई स्कूल का डिबेटिंग क्लब है जहाँ पे सारे ममालिक के लोगों ने डिबेट किए, तो इसहाकडार साहब भी कर लेते। लीडरशिप मौजूद ही नहीं है, मुल्क का ये हाल हो। सभी खानदानों को ये हाल है जी जी। हमारी जो जापान गई थी चीफ मिनिस्टर, वो भी खानदान को लेके गई थी। जी जी, जापान का दौरा। चीन खानदान को लेके गए हैं, तीसरा बेचारा जेल में, लेकिन वरना वो भी लेके चले जाता। सर एक मिनट मुकम्मल कर लूं। देखिए ये पहले से एक शौक है इनको। ये जब इराक ने कुवैत पे हमला किया था तो उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब जंग के दौरान चले गए थे, हालांकि डिप्लोमेटिकली इस तरह नहीं करना चाहिए था। और फिर वो जो खुशामदी सहाफी उस जमाने के थे वो लिखते थे कि भाई मिसाइलों के दरमियान मियाँ साहब का जहाज आ गया था, ये हो गया। बहरहाल अब कतर पे हमला हुआ तो भाई डिप्लोमेटिकली आप कम्युनिकेट करें ना, जाने की जरूरत क्या है। और इस मौके पे आप देखें कि इंटरनेशनल सिनेरियो क्या बन रहा है। सलामती कौंसिल में करारदाद आ रही है, 15 ममालिक उस हवाले से बरतानिया और फ्रांस करारदाद लेके आ रहे हैं पाकिस्तान, सोमालिया, अलजायर की दरख्वास्त पर। तो आप इस पे फोकस करें ना। तो कतर जाके तस्वीरें उतरवाना कौन सी डिप्लोमेसी है? बहरहाल फिर मैं वो रिपीट करती हूँ, अगर जरूरी भी था तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, डार साहब जाते काफी था। नहीं, फॉरेन मिनिस्टर जाते ना, फॉरेन मिनिस्टर जाते, लेकिन बस वो भी थे ना सर, वो भी थे। आई थिंक और भी काफी थे वजीर। तो मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ सर, बिफोर आई मूव ऑन, कि सारी यकजहती का सही तरीका है अपने लोगों से? सारी यकजहती तो आप कौमी सतह पे बात कर रही है या इंटरनेशनल सतह? कौमी सतह पे बिल्कुल होनी चाहिए। सियासी जमातों की जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपने लोगों को रिलीफ दे, लेकिन अभी तक यानी ये हुकूमत जब से आई है मुआशी हवाले से इनका ट्रैक रिकॉर्ड है अच्छा। यशफीन इससे इनकार नहीं कर सकते। मियां नवाज शरीफ का या शहबाज शरीफ का एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब, इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन इस वक्त ये अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड, डॉक्टर साहब मुझे बताएं, इस अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड का क्या होगा अगर एक मिनी बजट आ जाता है और इतने बड़े उसका अमाउंट का पैमाने पे टैक्सेस दोबारा लगाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि ये रीबिल्डिंग और रिहेबिलिटेशन के लिए है। तो यानी जो लोग बह गए वो तो वैसे ही बर्बाद हो गए, जो नहीं बहे अब उनकी जेबों के ऊपर ये सारा जो है बम आके गिरेगा तो उनका भी कुछ नहीं बचेगा। और मैं आपको तो हमारे सब सही कह रहे हैं कि वो देखने में तो लग रहा है मैक्रो स्केल, बेसिकली ये बता रहे हैं कि मैक्रो स्केल पे इकॉनमी अच्छी नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही हम माइक्रो स्केल पे देखते हैं तो हम देखते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, जो पहले थोड़ी सी कम हुई थी अब वो बढ़ रही है। आपकी जो पॉवर्टी है वो 40+ हो चुकी हुई है और फ्लड्स ने इसको तकरीबन 10 मिलियन और लोगों को बीच में पुश करेगा। तो ये आप कहाँ पे अभी एस्टिमेट्स होंगे पता चलेगा। फूड इनइक्वालिटी इटसेल्फ, और फिर उसके बाद जो मेन चैलेंज है कि जो वीट का, अब वीट की मैं बात करूं कि अभी गवर्नमेंट ने उसको डीरेगुलेट किया और ठीक है फार्मर ने उसको बर्दाश्त किया। अब वो गवर्नमेंट जो है उनके घरों को छापे लगा रही है और फिर वो जो उन्होंने स्टॉक किया है ताकि वो अच्छी प्राइस पे बेच सकें। तो इसका मतलब ये है कि जो भी डिसीजन किया गया वो वेल इन्फॉर्म्ड नहीं था, वो बर वक्त जो आपने बात की थी बर वक्त नहीं था, वो गलत फैसला था। क्योंकि अगर आपने डीरेगुलेशन की तरफ जाना है तो प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ और पूरा लोगों को उसकी तैयारी करवाते देखते हैं कि प्रोविजनल गवर्नमेंट्स में कैसे हैं, फार्मर्स को कैसे डील करना है। और फिर क्रॉप इंश्योरेंस जो है जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस तो की हुई है लेकिन वाइड स्प्रेड नहीं है, बड़े फार्मर्स को अवेलेबल है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है खासतौर पर इन फ्लड्स के जरिए। कि अगर फर्ज करें क्रॉप इंश्योरेंस का आइडिया क्या है कि एक खास थ्रेशोल्ड आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इतने टेम्परेचर इतने ड्राउट के ऊपर क्या कहते हैं उससे ज्यादा ही ड्राउट होगा या टेम्परेचर या पानी की शॉर्टेज होगी तो फार्मर्स को इंश्योरेंस मिल जाएगी, प्रीमियम मिल जाएगा। उससे कम होगा तो वो फार्मर्स को नहीं होगा। इसी तरह रेनफॉल का है, इसी तरह वो जो फ्लड से डैमेज की बातें, तो ये एक मैकेनिज्म बना दें वाई कि वो गवर्नमेंट जो है अनाउंसमेंट कर रही है कि फार्मर्स को, और वो ज्यादातर का तो बार-बार क्राइसिस सर उठाता है पर मैकेनिज्म बनाने पे शायद हमारा वो नहीं, वैसे वो गरीब किसान तक नहीं पहुंचेंगे। सर मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक साहब मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करती हूँ कि ये जो मेरी बजट वाली भी बात करेंगे, मजीद गंदम वाला जो इशू है उस पर भी बात करते हैं व्यूअर्स हमारे साथ। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हम कर रहे थे डॉक्टर साहब थोड़ा सा उसकी मुकम्मल कर लें। जो सवाल मैंने रखा था मिनी बजट के हवाले से कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक आएगा इस सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तो ये तो बहुत सारे इंडिकेटर्स और फैक्टर्स जो कि अभी हमारे साहब भी बात कर रहे थे कि बेहतरी की तरफ जा रहे थे, तो नोज डाइव में नहीं चले जाएंगे फिर? इसको हम फ्लड लेवी कह रहे हैं और ये कह रहे कहा जा रहा है अभी ये क्योंकि अप्रूव या अनाउंस नहीं है जी, तो कि ये जी एलीट क्लास के ऊपर, एलीट चीजों के ऊपर, कार के ऊपर, सिगरेट के ऊपर इस तरह लगाया जाएगा। लेकिन जब ये लगेगा
तो वो लाजमी तौर पे ट्रिकल डाउन होके गरीबों तक जरूर पहुंचे। वो वाले टैक्सेस वैसे भी सर सर्वाइव नहीं करते, वो चेंज हो जाते हैं, वो फिर किसी और शक्ल में गरीब के पास ही जाते हैं। बेसिकली शॉर्टेज क्लास नहीं देती टैक्स, क्योंकि ये टैक्स रिकवरी के शॉर्टेजेस हैं जो कि तकरीबन 40 बिलियन जो रुपीस हैं वो जुलाई अगस्त के अंदर जो शॉर्टेज थी, और जो अब इस महीने के एंड तक वो 100 बिलियन रुपीस तक वो आपकी शॉर्टेज जो टैक्स कलेक्शन की वो शॉर्ट है, तो उसको कवर अप करने के लिए आप ये फ्लड लेवी लेके जो एक शॉर्टकट अप्रोच हमारे पास होती है, हमने वो अप्रोच कर लिया। एक प्रॉपर प्लान नहीं है कि आप अर्ली वार्निंग सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अर्ली वार्निंग सिस्टम है। क्रॉप इंश्योरेंस फार्मर्स को देने की जरूरत है। फार्मर्स को अब आपको बताऊं, जब ये वीट काश्त होगी तो तकरीबन 10 से 15% वाटर शॉर्टेज आ जाएगी, तो फिर क्या करेंगे किसान उस पर। ये एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी की जरूरत है कि हम उनको, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव हमारे पास डाटा है, सारी चीजें इंफॉर्मेशन है, कॉम्प्रिहेंसिव बैठ के अच्छा प्लानिंग्स भी हम बना लेते हैं, पॉलिसीज हमारे पास बेशुमार हैं, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो ये हमारा ये हर सतह पर हमारा है ना, हमारा मसला है। हमारे पास कवानीन बहुत है, इम्प्लीमेंट कौन करेगा, पॉलिसीज बहुत हैं, इम्प्लीमेंट कौन करेगा। लेकिन सर थोड़ा सा क्योंकि आप भी मौजूद हैं, और एक इशू जहाँ पे हम सैलाब के साथ डील कर रहे हैं, दहशतगर्दी जो एक सर उठा रही है पाकिस्तान के अंदर, उसको लेकर ऑपरेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके ऊपर मौकफ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खास तौर पे अभी जो ये एक मौकफ है कि अफगानिस्तान के साथ जाके वो कहते हैं हम खुद ही सारा मामला डील कर लेंगे। आपने गंडापुर साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा जी पासपोर्ट तो मेरा ब्लॉक्ड है, मैं बगैर पासपोर्ट के भी चला जाऊंगा। फिर खान साहब की इंस्ट्रक्शंस इस मामले के ऊपर, कल असद कैसर साहब की एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग, किस तरह से देख रहे हैं, क्या प्लान हो रहा है, क्या अनफोल्ड हो रहा है? पीटीआई की क्या पॉलिसी है? जब इक्तदार में थे तो 32 से चौकियां कम करके 15 पे ले आए, और फिर 40,000 दहशतगर्द दाखिल हुए थे। और वो कहते हैं बॉर्डर इन्होंने खोला था, हमने तो बात की थी ये कल भी हमारे प्रोग्राम में, बड़ी बहस। आप प्राइम मिनिस्टर थे ना, आप प्राइम मिनिस्टर थे, क्यों आपकी इजाजत के बगैर खोला? और किसने खोला था उस वक्त? तो वहां पे कमांड कौन कर रहा था? वो तो आप ही का खास आदमी था। और वो फ्लड जो दाखिल हुआ था टेररिस्ट का, अब अभी तक हम पुख्तनख्वा में भुगत रहे हैं। दूसरी बात ये कि खान साहब डेलीगेशन तरतीब दे रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ किस कैपेसिटी में? देखिए आप स्टेट के पैरेलल पॉलिसी अपना रहे हैं। यानी अभी कुछ अरसा पहले मुन्ना फजल रहमान साहब गए थे, वहां पे उनके हजारों शागिर्द वो एक और लेकिन वो जाने से एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, और वो एक तरह से रियासती बयानिए को सपोर्ट करने के लिए गए। यहाँ पर तो एक पैरेलल बयानिया है, आप एक अलग बयानिया लेकर एक डेलीगेशन को, रियासत का बयानिया एक है, आपका बयानिया दूसरा है। अच्छा, गंडापुर साहब ने कुछ थोड़ा सा हिंट किया था वैसे कि शायद वफाकी हुकूमत जो है वो ऑन बोर्ड हो जाएगी, और ये कोई इतना बड़ा कंट्रोवर्सी, तो ठीक है ना, ऑन बोर्ड ले ले। फिर अगर वफाकी हुकूमत आपसे कहे, ऐसा कोई इंडिकेटर तो नहीं है। देखिए एक मिनट यशफीन, इस वक्त तो जो अफगान हुकूमत है, तालिबान गवर्नमेंट, उसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और क्यों करे? वो जो उनके करतूत हैं, यानी बच्चियों को स्कूल में नहीं छोड़ रहे हैं, डॉक्टर जो फीमेल डॉक्टर्स हैं उनको हॉस्पिटल्स में नहीं छोड़ रहे हैं, फीमेल पे पाबंदियां लगाई है, जो रिजिड पॉलिसी है, जो तबाह बर्बाद कर दिया है सब कुछ, तो दुनिया उनके साथ क्यों कम्युनिकेट करे? दूसरी बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा का रिपोर्ट है कि अफगानिस्तान के अंदर टेररिस्ट कैंप हैं, यानी पाकिस्तानी बयानिया की उन्होंने तायीद कर दी। अमेरिका और चीन के रिपोर्ट्स भी हैं कि टेररिस्ट कैंप मौजूद हैं अफगानिस्तान के अंदर। इस दौरान उस हुकूमत से आप रियासत की मुतज़ाद पॉलिसी लेकर उनसे आप बात करेंगे, तो क्या आप इस रियासत के बागी बन रहे हैं? नंबर एक। नंबर 2, देखिए जब कोई रियासत से अलग बयानिया लेकर बाहर मुज़ाकरात करता है, असगर खान उस दौर में गए थे जब अफगान जिहाद उरूज पर था, और वो डॉक्टर नजीब के दावत पर अफगानिस्तान चले गए थे। जब असगर खान वापस आए और तोरखम बॉर्डर से दाखिल हुए, तो उनकी पार्टी बिखर कर रह गई थी। दबाव था या कुछ भी था, लेकिन सेंट्रल कमेटी तक मुस्ताफी हो गई थी, और फिर असगर खान सियासी तौर पर जिंदा नहीं रहे। देखिए ये बहुत खतरनाक आप रियासत को कॉन्फिडेंस में ले ले, बेशक फिर जो मर्जी करे। फिर जो सज्जाद मिर्जा सर, आपका इस पर क्या टेक है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ओवरऑल मौकफ ऑपरेशन को लेकर, चाहे वो टारगेटेड है, चाहे वो फुल फ्लेज्ड है, फिर उसके बाद यही बात जो अभी हमाद साहब करें, ये तनकीद सर अब बड़ा ओपनली हो रही है कि क्या कोई एक पैरेलल पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सूबाई हुकूमत जो है वो उनकी चलाना चाहती है स्टेट के मुकाबले में? तहरीक इंसाफ की कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन वो एंटी स्टेट चल रही है हमेशा से। चाहे हम IMF से पैसे लेना चाहे और कोई इंटरनेशनल अफेयर पैदा हो, उसका जो रवैया रहा है वो किसी सियासी जमात का रवैया नहीं हो सकता। एक बिल्कुल ही, यानी या तो वो उखड़ चुके हैं, उनके कदम उखड़ चुके हैं,
या उनके नजर में कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि इक़्तिदार हमें दे दो, हमें भी नहीं मुझे दे दो, तो ये सूरत हाल तो किसी सूरत में भी समझ आने वाली नहीं। आप कहते हैं जी अचक से ही बात करेंगे, अमीन गंडापुर नहीं जाएगा, अचक से ही क्यों बात करेंगे भाई, अचक से है क्या? उसका बेटा है जिसने पाकिस्तान की मुहाफिजत की, उसका बेटा है कि जिसके बारे में कहा जाता था बलोची गांधी है। तो हमारे यहाँ तो पार्लियामेंटेरियन है, बड़े अरसे से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, प्रॉब्ली शायद उसको हमने बड़े एक लंबे अरसे इनको बात किए रखा, और अक्सर औकात तो ऐसे ये लोग ऐसे बयान देते हैं जो कि काबिल कबूल नहीं होते, लेकिन हमने मुरव्वत के नाम पर कि चलिए डेमोक्रेसी का नाम लेते हैं, इनको सारा इनको कबूल किया हुआ है, अब आप आगे उनको ला रहे हैं, लेकिन वो भी आसानी के साथ उनको कौन एक्सेप्ट करेगा? लेकिन सर इसके अंदर एक सवाल ये भी है ना कि ऑपरेशन को लेके, दहशतगर्दी को लेके, अफगानिस्तान से बात करने को लेके जो भी उस जमात का मौकफ है, उनकी सूबे में हुकूमत है, तो आपको नहीं लगता कि सेंटर को उनको ऑन बोर्ड लेने की कोशिश करनी चाहिए या बेसूद होगी वो कोशिश? नहीं, ये जितनी भी कोशिश है, सेंट्रल ने जो एक पॉलिसी बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करते हुए जो हिचकिचाहट महसूस कर रहा है कि कहीं उसको कोई सियासी तौर पर मुखालफत न की जाए, वरना एक तरह से सेंटर या हमारी स्टेट ये तय कर चुकी है कि ये जो शहबाज शरीफ ने कहा है कि भाई आप लोग तय कर लें कि आप पाकिस्तान के साथ हैं या खवारिज के साथ हैं, इस तरह कुछ लोगों ने ये कहा कि पाकिस्तान भी तय कर ले कि वो आप उनके साथ हैं, या अगर आप पाकिस्तान के वफाद के साथ हैं तो आपको तय कर लेना चाहिए कि चाहे वो लोग जो पाकिस्तान की दुश्मनी दिखा रहे हैं उनके पीछे जाना पड़े, आपको जाना चाहिए। आपने देखिए अगर वहां कोई रियासत हो, ईरान में रियासत है, उन्होंने आपके इलाके में आके कुछ कार्रवाई की, आपने जवाबी कार्रवाई की, वहां अपने बंदों को मारा, ईरान एक रियासत थी, उसने कहा कि जी बिल्कुल ठीक किया, हम इसको तस्लीम करते हैं, अपनी गलती मानते हैं, ताल्लुकात ठीक हो गए। वो कहते हम मानते नहीं है। हमारी जो एक स्टेटेड इस वक्त मौकफ है वो तो बड़ा वजाहत से प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि अफगानिस्तान फैसला कर ले कि दहशतगर्दों का साथ देना या पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखने, तो मेरा ख्याल है कि अब करें भी कुछ है, हाँ ये इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें, आप इम्प्लीमेंट करें। अब किसी अमीन गंडापुर या किसी और की बात करने की जरूरत नहीं है। चले सर, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया सर, वरना मैं इसमें मजीद जरूर बात करती। आपका बहुत शुक्रिया सजाद मीर साहब, आपने मुझे प्रोग्राम में वक्त दिया। हमाद हसन साहब से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर काशिफ सालिक बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से व्यूअर्स आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।